दोस्तों नमस्कार। खन्ना जी, बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को कह दिया कि हमारा इंडिपेंडेंस डे पहले। नमस्ते जी। जो हमने पाकिस्तान टूटने के कगार पर ये सीरीज शुरू की है ना जी सूद साहब आपके साथ, उसमें हमने हमने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो था वो कवर किया ही था। आज हम बलूचिस्तान पे बात करेंगे। आने वाले दिनों में हम खैबर पख्तूनख्वा और सिंध पे भी बात करेंगे। तो जो बलूचिस्तान का भी आपने जिक्र किया कि 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसकी एक ऐतिहासिक जो है वो एक इसकी सार्थकता है इस डेट की। 1947 में जब भारत जो है वो उस वक्त स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, उससे पहले बातचीत, क्योंकि 3 जून को डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने कि भी भारत को जो है ये स्वतंत्रता देने वाले हैं और भारत का विभाजन होगा, उसमें पाकिस्तान अलग होगा और जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी इन सबको उस वक्त ये अधिकार दिया गया था कि वो अपना अपना भविष्य जो है वो निर्धारित करें। तो उसी तरह से ये जो बलूचिस्तान है ना जी, ये कलात यहाँ पर जो इनका वो था नवाब ऑफ कलात है ना जी, ये स्टेट थी। एक्चुअली कलात जो है वो पूरा बलूचिस्तान नहीं है, लेकिन वो क्या था कि ऐसे आसपास में ट्राइबल एरिया सारा, तो जो कलात स्टेट थी उसने 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। तो इसीलिए 11 अगस्त जो है वो डेट बहुत महत्व की है कि ओरिजिनली इन्होंने 11 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता जो है वो अनाउंस कर दी थी। बाद में क्या हुआ कि जब जिन्ना वहाँ पर एट द हेल्म ऑफ अफेयर था तो चाहता नहीं था कि बलूचिस्तान जो है वो अलग हो, तो उसने क्या किया कि मिलिट्री एक्शन वहाँ पर हुआ बलूचिस्तान में। मिलिट्री के प्रेशर के बाद में फिर इन्होंने उसको कई स्टोरियां बनाई गई कि वो अपनी मर्जी से आया, ऐसा नहीं है, उसको प्रेशराइज किया गया। तो खान ऑफ कलात है ना, उन्होंने फिर पाकिस्तान में मर्जर का जो इनका इंस्ट्रूमेंट था उस पर साइन कर दिया। ये उनकी हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उसको इन्होंने जो जज्ब किया बलूचिस्तान को उस बात की। 1948 के बाद में इस इलाके के ऊपर निरंतर जो है वो अन्याय होता रहा है। कभी भी उनको जो पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान की जो स्टेट है, उन्होंने कभी भी बलूचिस्तान के साथ में न्यायपूर्ण जो रिसोर्सेज हैं वो उनके साथ में उन्होंने जो है वो शेयर नहीं किए। बलूचिस्तान की आज जो जनसंख्या है करीबन वो 1.5 करोड़ है और वो पाकिस्तान के पूरे भूभाग का जितनी जियोग्राफिकल पाकिस्तान की जो डायमेंशन है उसमें से करीबन 45% जो लैंड एरिया है वो बलूचिस्तान का है। और बलूचिस्तान जो है बहुत ज़्यादा रिच इन मिनरल स्टेट है। सबसे पहले जो वहाँ पर जो गैस डिस्कवरी हुई डेकेड ऑफ 70s, वो सुई करके बलूचिस्तान में एक जगह है जहाँ पर हुई थी। और मज़े की बात यह है कि वो गैस की पाइपलाइन जो है वो वहाँ से बाहर निकाल दी गई। जो पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस है, पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस है, वहाँ तक लेके गई। और वो बेचारे जिनके घर में गैस मिली थी उनके घर के चूल्हे जो हैं वो वहाँ तक गैस नहीं गई थी, तो कई सालों तक ये काम चलता रहा। अब इसे न्याय के खिलाफ में वो देखिए वो बड़े जो हैं वो जो किस्म के बड़ी मार्शल लोग हैं, ये जो बलूची हैं, ये अन्याय को घर में बैठ कर के सहने वाले लोगों में से नहीं है। तो इन्होंने वहाँ पर जो इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी ना जी, वो शुरू हो चुकी थी 1948 के बाद में ही। पहला डिकेड रहा 1958-59 का, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ पर उसको जो रजिस्ट किया पाकिस्तानी रिजीम को। फिर एक पोर्शन आया जब 1962 से 1969 के बीच में, जब अयूब खान पाकिस्तान में डिक्टेटर था, उस समय भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई, फ्रीडम मूवमेंट्स चालू हो गई। लेकिन पाकिस्तान क्या करता था उस वक्त कि वहाँ पर 3 मुख्य रूप से कबीले हैं जी, एक बुगती है, एक मेंगल है, एक मरी है। ये मेन कबीले हैं जो अफगानिस्तान के हैं। इन कबीलों के सरदारों को ये क्या करते थे कि कोई ना कोई प्रलोभन दे करके अपने साथ मिला लिया करते थे। तो ऐसा होता था कि जैसे ही कोई ना कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुई
तो सरदार जो है वो पाकिस्तान में कभी उनको पॉलिटिकल कोई ना कोई ये प्रलोभन दे देते थे, कभी कोई ना कुछ उनको कैश प्रलोभन दे देते थे। तो इस तरह से निगोशिएट करते रहे उनके साथ में 40-50 साल। 1973 में वापस बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुई थी। उसका कारण ये भी था कि उन्होंने बलोचों ने देख लिया कि 1971 में बांग्लादेश बन गया है। बांग्लादेश बनने का भी कारण ये था कि दो मुख्य कारण बांग्लादेश के मैं 2 लाइन में बता दूंगा। एक तो उनके साथ में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन थी, क्योंकि जूट जो है वहाँ पर पैदा होता था, पैसा उसका सारे का सारा जो उस वक्त पश्चिम पाकिस्तान था उसमें लगता था, तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन थी। दूसरी कल्चरल डोमिनेशन जो थी वो वहाँ के बंगालियों को बिल्कुल भी जो थी वो गवारा नहीं थी। उन्होंने कहा था कि देखिए आप नेशनल लैंग्वेज उर्दू को रखो, लेकिन हमारी लैंग्वेज जो है हजारों साल से जो वो बंगाली है, हमारी लैंग्वेज के साथ में आप इंटरफेयर ना करो जिसमें पाकिस्तानी बात नहीं आए। तो ये 2 कारण था, बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया। इनको बलूचियों को जो है उससे एक जो है बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिल गई। भाई ये 2 कारण जो थे, हमारे साथ भी तो कारण लगते ही है ना, उनको लग रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात बता दूं यहाँ पे कि जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए ने था तो उस टाइम पे बात चल रही थी कि इंडिया शायद पीओके ले लेगा। यूएस की सीआईए भी कह रही थी, लेकिन हाँ कुछ रीजन थे, इंडिया ने पीओके नहीं लिया। तो उस टाइम पे इवन आपके ईरान ने बलूचिस्तान के पास अपनी फौजें भेज दी जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था कि जैसे इंडिया पीओके लेगा बलूचिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वहां पे भी बलूची है, ईरान के अंदर भी बलूची है। और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वो लगता है अफगानिस्तान से, दूसरा उनका बॉर्डर लगता है आपका ईरान से, और साथ में इनका गवादर पोर्ट है जो 1000 किलोमीटर का वहां पे इनको मतलब एक्सेस देता है अरबियन सी के अंदर। जी जी हाँ। अभी ऐसा है कि वो उसमें जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस शुरू हुई उस मूवमेंट के लीडर थे सरदार अताउल्लाह मेंगल। जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ मेंगल ट्राइब भी बहुत पावरफुल है, तो अताउल्लाह मेंगल ने भी बहुत ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस की, जिसको उन्होंने बाद में भुट्टो ने उसको विद आयरन ग्लोव्स उसको दबा दिया। तो ये काम मतलब रहा, कभी भी पीसफुल नहीं रहा। बाद की लास्ट जो रेजिस्टेंस शुरू हुई ना वो शुरू हुई थी 2004 में। उसको लीड कर रहे थे जो नवाब अकबर खान बुख्ती। ये बुख्ती कबीले के जो थे सरदार थे। इनको क्या किया कि मुशर्रफ ने, देखिए एक बात समझिए, हर समाज की, हर कौम की एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ढंग होता है, उनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, वो किस तरह से डील करते हैं। पाकिस्तान का कभी भी जो उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो सिस्टम है ना जी, वो कभी पीसफुल नहीं है, वो नेगोशिएटिंग नहीं है, वो जो है वो कंसेंसुअल नहीं हो ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने, मुशर्रफ ने एक ट्रू आर्मी डिक्टेटर के तौर के ऊपर नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या करवा दी 2006 में। उसके बाद से जब ये शुरू हुई ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि एक्चुअली क्या था कि बुख्ती उस टाइम पे केव में छुपे थे, उनको पता मुझे मारा जाएगा, केव में छुपे थे। इन्होंने उसी केव में मिसाइल फेंक के उनको वहीं पे हत्या कर दी, वहीं पे मार दिया, और ये बात है 2006 की। जी तो इन्होंने उनकी हत्या करवा दी। उसके बाद से आज पिछले 20 साल से बिल्कुल भी वहां पर लोग जो है वो शांत नहीं है। और 2-3 चीजें मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा जो घटित हुई है। पहले मूवमेंट रहा करती थी सरदारों के हाथ में, जिनको पाकिस्तानी स्टेट जो है उनके साथ में किसी ना किसी प्रकार से उनको कोई ना कोई इंटाइसमेंट दे करके उनको जो है ये लोग अपने साथ मिला लिया करते थे। 2006 ऑनवर्ड ये मूवमेंट चलेगी पूरी जनता तक। वहां पर जितने लोग, क्योंकि देखो इस पीरियड में लोगों ने एजुकेशन बहुत आई है, इससे पहले में कि एजुकेशन का लेवल बहुत कम था। वहां पर जो युवा है वो आज 2nd-3rd जनरेशन आ गई है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी सेक्टर में हैं लोग, बच्चे वहां के। तो वहां तक ये मूवमेंट आ गई है। उनका मुख्य जो कारण यही है कि हमारे पास में हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज जो है पूरे के पूरे ये लोग दे रहे हैं विदेशियों को, और हमको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। और दूसरा उसके अलावा उन्होंने देखा है कि जो डेमोग्राफिक डोमिनेंस है वो भी ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टेट कर रही है। वैसे जो देखिए वहाँ का जो मैंने बताया 1.5 करोड़ की जनसंख्या, उसमें बलोच
करीबन बलोच एथनिसिटी 65% है। बाकी की जो 30-35% है ना, उसमें से पख्तून भी हैं, जो एक्चुअली पख्तून एथनिसिटी के लोग हैं। कुछ 4-5% इन्होंने पंजाब के लोगों को और सिंध के लोगों को वहां पर जाके बसा दिया। अच्छा, रिसोर्स जो है वो उन्होंने देखा बलोचियों ने कि उनके हाथ में जाने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंट मूवमेंट पहुंच गई सरदारों के हाथ से निकल करके जनता तक, अवाम तक, ग्रास रूट तक। अब उसको जो है वो कंप्रोमाइज करवाना पाकिस्तान की स्टेट के हाथ में नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि युवा जो है वो क्वेश्चन कर रहा है कि ये गैस मेरी है, आप मेरे को इसके ऊपर रॉयल्टी देने की जगह पे ये हो रहा है कि आप लेके जा रहे हो सारी, मेरे को रॉयल्टी नहीं, और उसके बाद में मेरे बच्चे जो भूखे मर रहे हैं वहां पे। और भी कितनी चीजें हैं, मिनरल्स बहुत है वहां पर, कॉपर बहुत है, गोल्ड बहुत है, और रेयर। अच्छा, एक बात है कि यहाँ पे 80 to 85% जो पाकिस्तान के मिनरल्स है वो बलूचिस्तान के अंदर है। जैसे यहाँ पे आप कॉपर गोल्ड की बात की, यहाँ पे एक रिकॉर्ड माइन गोल्ड डिपॉजिट है चंगाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे 5.9 बिलियन टन ऑफ कोर ग्रेडिंग है, जिसके अंदर 0.41 कॉपर है और साथ में 0.22 ग्राम का गोल्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा गोल्ड है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉपर है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, अभी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो फ्रीडम फाइट की मूवमेंट है ना, वो इतनी बढ़ गई है कि करीबन 70-75% बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो गवर्नेंस है वो नाम की भी नहीं है। रात शाम के टाइम पर वहां पर पुलिस थाने 6-7 बजे के बाद में हिम्मत नहीं होती कि वहां पर SHO बैठ सके। मतलब हर जगह पर उनका जितने भी फ्रीडम फाइटर ग्रुप थे काफी थे वहां पे, उन्होंने सबने ना एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अपनी बना ली है, उसको कहा जाता है ब्रास। वो है बलोच राजी अजोई सांगर, BRAS। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी फ्रीडम फाइटर को जो आगे लेके जा रही है। अभी वहां पर एक लड़की जो वहां पर लीडर बनकर उभरी, उसका नाम है मेहरंग बलोच। मेहरंग बलोच डॉक्टर है, वो युवा लड़की है। काफी समय तक तो पाकिस्तानी स्टेट ने कोशिश ये की कि इसको कैसे करके कंप्रोमाइज करवा लिया, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर की थी, उसने हथियार नहीं फेंके। अल्टीमेटली इन्होंने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसके पीछे उसका रीजन क्या है कि उस लड़की का इतना ज्यादा इनके साथ में नाराजगी, इतना ज्यादा गुस्सा, क्योंकि पहले उसके फादर को वहां से अगवा किया गया, 2 बार अगवा, वो एब्डक्ट हुए, वापस आए, और फाइनली जब उनको एब्डक्ट किया गया उनका पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनको मार दिया। फिर उसके भाई को जो एब्डक्ट किया गया, भाई एब्डक्ट करने के बाद में काफी समय जेल में रखा गया, वो वापस आ गया, लेकिन आज उसके वेयर अबाउट्स मालूम नहीं है। उसकी 2 ही चीजें हो सकती है, क्योंकि कोई वेयर अबाउट्स उसके नहीं है, या तो पाकिस्तानी आर्मी ने उसको भी जो है एलिमिनेट कर दिया है, और या फिर वो वापस आकर के जो ये रैंक्स हैं पूरे बलोच लिबरेशन आर्मी के या मजीद ब्रिगेड के, उस रैंक्स में चला गया, क्योंकि उस परिवार पे अन्याय बहुत हुआ। तो ये वहाँ की मेहरांग बलोच की मैंने आपको पारिवारिक हिस्ट्री बताई है। और वो मजीद ब्रिगेड का आपने नाम लिया, मजीद ब्रिगेड के बारे में बताइएगा क्या है? हाँ, मजीद ब्रिगेड जो है ना जी, ये हिस्सा है BLA का, बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा है। मेजरली ये सुसाइड अटैक करते हैं, और सुसाइड अटैक में भी इन्होंने जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है ना जी, जहाँ इनके पार्टिसिपेंट हैं वो सिर्फ मेल्स नहीं है जी, उसमें लड़कियां बहुत हैं। बीच में इन 2 अटैक, एक जो बीच में कराची में हुआ था उसमें 3 चाइनीज जो है उसमें सुसाइड अटैक में मारे गए, उसमें लड़की शामिल थी। पिछले साल कराची एयरपोर्ट के ऊपर मजीद ब्रिगेड ने सुसाइड अटैक किया, उसमें भी 3 चाइनीज मर गए, एक पाकिस्तानी मर गया। अब ये देखो, लड़कियां जो है वो आज सुसाइड बॉम्बर बन गई हैं। उसके पीछे उनकी एक मोटिवेशन देखिए, क्योंकि उनकी बेचारी के घर से भी कोई ना कोई मेल मेंबर उठवा करके उसकी हत्या कर दी गई हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि चुप रह करके ये लोग जो रहने वाली कौम नहीं है जी, इनका इतिहास है, ये जंगजू लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा वॉरियर हैं। तो इन्होंने उनकी ईंट से ईंट बजा दी। इन्होंने यहाँ तक आज उनकी जो BLA की
वहाँ पर जो जिसको कहते हैं जहाज चलता है, कि पिछले साल मार्च में इन्होंने एक जाफर एक्सप्रेस करके इनकी ट्रेन है, सिंध से शुरू होकर ऊपर पेशावर तक जाती है, रास्ते में बलूचिस्तान पूरा पड़ता है, उसको उन्होंने अगवा कर लिया, पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया। और अगवा करने के बाद में पाकिस्तान ने तो खैर अलग अलग अपने हमने छुड़वा लिया, कर लिया, कुछ नहीं, उन्होंने सिविलियन छोड़ दिए। और उस ट्रेन से ज़्यादा जो पाकिस्तान के जो वहाँ पर ट्रूप्स हैं ना जी, जो वहाँ पर फ्रंटियर फोर्स एक के मेन इन्होंने लोग वहाँ रखे हुए हैं, एफएफ के लोग जो होते हैं जब वहाँ से छुट्टी पे जाते हैं घर ना, तो वो उस ट्रेन से ही जाते हैं। तो इनको पता था कि उस पर्टिकुलर ट्रेन में इतने बंदे एफएफ के फ्रंटियर फोर्स के बैठे हुए हैं, इन्होंने ट्रेन अगवा कर ली। ट्रेन अगवा करने के बाद में इन्होंने उनको जो तो वो फ्रंटियर फोर्स वाले तो उनको मारा, लेकिन सिविलियंस को कुछ नहीं कहा, सिविलियन को उन्होंने छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उसी जाफर एक्सप्रेस में वापस से ब्लास्ट किया है, ठीक है, और अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हैं, उनकी ही रिट वहां पर बीएलए की चलती है। अब इसमें देखिए कि एक एंगल बहुत बड़ा और जुड़ जाता है, वो जुड़ता है आकर के चाइना का। चाइना ने जो सीपैक बनाया ना जी पाकिस्तान के, जिसमें $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। आपको पता है चाइना जो है ना जी बहुत बड़ा व्यापारी देश है, ये इनका दिमाग चलता है, पूरा ट्रांजैक्शनल चलता है। अब वो पैसे डालेंगे $65 बिलियन को, मजाक थोड़ी है कि 65 लाख करोड़ रुपया डाल दिया, को मजाक है उसमें जो डालेंगे। उन्होंने उसके सामने पूरी उनका आरओआई था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, पूरी उनकी कैलकुलेटेड थी। जो तो उन्होंने ऊपर पावर प्लांट वगैरह लगाए तो उसमें इन्होंने बिजली दे दी उनको 4-4 गुना रेट के ऊपर। तो पाकिस्तान ने इमरान खान के टाइम पर ही कह दी। मैं पब्लिक को थोड़ा सा बता दूं, जो चाइना का सीपीसी है ये ग्वादर पोर्ट तक जाता है, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से लेकर के। और चाइना का पर्पस था कि एक तो उसको एक्सेस मिले ग्वादर पोर्ट का, ताकि उसको अरबियन सी का एक्सेस मिल जाए, और चाइना का दूसरा पर्पस था कि अगर उसको एक्सेस मिलता है तो तेल उसके पास आता है वो इंडियन ओशन को बाईपास कर सके और यहाँ से तेल ले जा सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। जहां तक आप बात करते हैं पावर प्लांट की, उन्होंने पावर प्लांट तो बनाए। आजकल के टाइम में बिजली के पावर प्लांट नहीं चलते, आजकल चलते हैं आपके पानी के ऊपर या आपके चलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, और बिजली वाला पावर प्लांट बड़ा महंगा पड़ता है। चाइना ने क्या किया, जो पावर प्लांट थे उनमें कोल भी चाइना का लगेगा, यानी जो इसके अंदर कोयला आएगा वो भी चाइना से आएगा, तो इसलिए वहां पे पावर प्लांट की कॉस्ट ज्यादा होगी, जो बिजली पैदा होती है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जिससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो, फायदा हुआ चाइना को, यानी कि उसका कोल भी बिक गया। चाइना के पास कोल बहुत ज्यादा, और चाइना इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपना फायदा उठाना चाहता था, साथ में पाकिस्तान के इकोनॉमी पे इफेक्ट करता रहा वो। अभी एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है, जब पाकिस्तान इंडिया लिबरेट हुआ था तो ये ग्वादर पोर्ट था ओमान के पास। ओमान ने नेहरू से कहा कि आपको ग्वादर पोर्ट दे दे, नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू तो गलतियों का पुतला था, अगर आज हमारे पास ग्वादर पोर्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और इंडिया को एक और दिक्कत यह है कि अगर ये ग्वादर पोर्ट पे चाइना एंटर करता है या प्रोग्रेस होती है तो यहाँ से चाइना इंडिया को घेर सकता है, एक तरफ ग्वादर पोर्ट और एक तरफ जो उसका चाइना की तरफ उसका इंफ्लुएंस है, यानी कि चाइना दोनों तरफ से इंडिया को घेर सकता था, और इंडिया ये भी नहीं चाहता। तभी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ उनके चबार पोर्ट का। जी आगे चलिए। अभी देखिए सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने बताया पावर प्लांट तो फेल हो गए उनके, ठीक है, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। पाकिस्तान वो बिजली अगर खरीदता है तो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और इंडस्ट्री को देंगे, इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं करती। और मेन उसी कारण से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में फेल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का देखो जो एक्सपोर्ट में आपको वायबिलिटी बनानी है ना जी, आपको कॉम्पिटिटिव रहना है। आपके जितने कॉस्ट इनपुट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। आप दुनिया के रेट से 4 गुना बिजली अगर लोगे तो आप क्या उसमें कम्पीट कर पाओगे। तो ये सारी बातें पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट कर रही थी, तो वो प्लांट जो है वो नहीं चल रहे। अच्छा, अभी आ गई बात उसके बाद में दूसरी के बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक चीज़ देख ली थी कि अगर ये जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो काशगर से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक आता है, अगर ये कामयाब होता है तो उनको कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। ये उनको बीएलए को और बलूच लोगों को पता था। इसके लिए वो कहीं पर भी बलूचिस्तान के अंदर कोई भी चाइनीज नेशनल मिल जाता है उसको वो उड़ा देते हैं।
बीच में चाइना ने यह शर्त भी रखी थी कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद वहां पर मुहैया करेंगे, जो पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दी। लेकिन जो देखिए स्ट्रेटेजिक अफेयर को जानते हैं ना, जो लोग जिन्होंने स्ट्रेटेजी को पढ़ा है या दुनिया वो देखते हैं, ये चाइना का एक मूर्खतापूर्ण सुझाव था। मुझे एक बात बताइए कि लोकल ट्रूप जो है, लोकल वहां का, वो अगर वहां पर इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, चाइना ने कैसे कंट्रोल कर लेना आकर के? जिनकी लैंग्वेज नहीं इनके साथ में, जिनकी क्या करेंगे वो? कोई खास वहां पर कर लेंगे? कुछ नहीं है। तो कोई सिक्योरिटी उनकी कामयाब होनी नहीं थी, इसके लिए वो तजवीज भी जो है वो नकार दी गई। आज इसके बाद में ये तो पूरा बलूचिस्तान का लेंथ एंड ब्रेड्थ की मैंने बात, जो ग्वादर पोर्ट का आपने जिक्र किया ना जी, वो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने जो जियोग्राफिकली बलूचिस्तान में है, ये लीज आउट कर दिया उन्होंने चाइना को। चाइना के अपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एक उनके मुफादात थे। एक तो चाइना उसको यूज़ करना चाहता था दो तीन चीज़ों से, कि जब अगर कभी इधर समुंदर में मलाक्का स्ट्रेट जो है ब्लॉक हो जाती है, तो अपना चाइना वहाँ से व्यापार चालू रखेगा सिनकियांग से होकर के ग्वादर तक। दूसरा उसका मफादात जो ये था चाइना का, उसमें वो था स्ट्रेटेजिक, कि भारत को घेरने के लिए वो पोर्ट को काम आएगा, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा था कि चाइना की जो भी डेवलपमेंट है जी, अगर आप स्टडी करोगे, वो सारी की सारी ईस्ट साउथ ईस्ट चाइना में है। जो शंघाई और हैंगझो ये जो इलाके हैं इधर है। चाइना का जो वेस्ट है, जिसमें तिब्बत, सिनकियांग, ये प्रोविंसेस है, अंडर डेवलप्ड है। तो चाइना ने एक ये प्लान किया था कि अगर सिनकियांग को हम बाकी की दुनिया की मार्केट से साथ में ज्वाइन करवा देते हैं ग्वादर पोर्ट के थ्रू, तो क्या होगा कि हम यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएंगे सिनकियांग में, और माल डायरेक्टली वहाँ से होकर के ग्वादर से निकल जाएगा। ये सारी की सारी चाइनीज प्लान्स को बलोची जो लोग हैं उन्होंने उसको जो है नकार दिया, वो कामयाब नहीं हुई। एक एंगल इसमें और आकर के जुड़ गया यूएसए का, क्योंकि यूएसए और बाकी वेस्टर्न पावर्स को चाइना का यहाँ पर स्ट्रांग होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। एक बात इसमें जुड़ी हुई मैं आपको ऐतिहासिक बता दूं कि ये ग्वादर तो भी बना है ना जी, शुरू में जो ऐतिहासिक तौर से ये कराची पोर्ट होता था, और उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हजारों साल से देवल पोर्ट यहाँ पर था, जो भारत का ट्रेड अरब और अफ्रीका और यूरोप के साथ में हुआ करता था। ये प्राचीन पोर्ट था। कराची पोर्ट तक आने के लिए सोवियत रशिया, जो बाद में सोवियत हुआ, उससे पहले जो जारिस्ट रशिया था, जहां जारों की हुक्मरान, ये 200-300 साल तक ये लड़ते रहे। मतलब ब्रिटेन जब भारत में कब्जा करता था, उसका पता पहला एक किस प्रकार का उनका जो मन में उनकी इच्छा होती थी कि किसी भी प्रकार से रशिया वाया सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, कराची पोर्ट ना आ जाए कहीं पे। तो ये सारी पॉलिसियां उनकी जो हमारे भी पार्टीशन के टाइम पर बनी, इसी कारण बनी थी। अब क्या हो गया कि आप जो आज सूरत हाल ये है कि ना केवल उनका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना यहाँ पहुंच गया है, पर चाइना के पीठ पर सवार होकर के रशिया भी आ गया। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने रशिया को भी एक ये तजवीज़ दे दी थी कि आप चाहो तो जो ये सीपेक है आप इसको ऊपर से कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो जो चीजों के लिए 200 साल तक लड़ते रहे, आज कैसे वो गवारा करेंगे कि आज यहाँ आकर बैठ जाए? तो उन्होंने किसी भी सूरत में ग्वादर पोर्ट को सक्सेसफुल होने ही नहीं देना था। ये वेस्टर्न एजेंडा अपनी जगह पे कायम है, ठीक है। अब उसके बाद में अब जो हो रहा था कि इन्होंने यूएसए ने, अभी उसमें सबसे बड़ा तो उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट था कि जो अंदर लोग जो है नाराज रहे और मूवमेंट करते रहे, उनको सपोर्ट करता रहा यूएस काफ़ी टाइम तक। यहाँ तक कि जब यूएसए यहाँ से 2021 में से अफगानिस्तान में गया, तो अपने पुराने हथियार जितने भी थे ना लेकर नहीं गया, ये डिस्ट्रॉय नहीं करके गया। वो सारे वेपन जो थे वो वहीं छोड़ गया। वो वेपन आज बलोच लिबरेशन आर्मी के पास है। सबसे बड़ा उसका एक प्रूफ मैं देता हूं कि जब पिछले साल इन्होंने जो ट्रेन अब्डक्ट की थी, तो उसके ऊपर इन्होंने एक रॉकेट फायर किया था, जिसको इंजन को इन्होंने पूरी तरह से वो कर दिया था, इनकैपेसिटेट कर दिया था। वो जो रॉकेट फायर हुआ था ना, जिस रॉकेट लॉन्चर से हुआ था, प्रिसिशन रॉकेट लॉन्चर है ना, वो बीएलए का पास तब तक नहीं था। ये सारी चीजें छोड़ के गया था यूएसए अफगानिस्तान में, जो वहां से बाद में इनके हाथ में आई।
तो अफगानिस्तान ने इनको दे दिया होगा, तालिबान ने नेचुरली नीचे से दे दिया होगा, क्योंकि उनके आजकल काफी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी है। नहीं, मैं उस एंगल पे आता हूँ। अब बात आती है जी कि वो किसी भी, ये बात प्रत्यक्ष है कि उनको इधर कहीं भी किसी भी प्रकार से वो नहीं चाहते कि यहाँ पर चाइना का दबदबा रहे। ये एक मैं बॉटम लाइन बता रहा हूँ। अब जब पिछले 2-3 साल से यूएसए के बगैर इनका पाकिस्तान को लगा कि हमारा काम नहीं चलता, तो उसका 2-4 लाइनों में घटनाक्रम बताता हूँ कि इमरान खान जो प्रो चाइना था, एंटी यूएस था, उसको जो है निकाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसकी जगह पे प्रो यूएसए हुकूमत आकर के बैठ गई। वो लोग जिनकी असेट्स सारी की सारी यूरोप में और यूएसए में है, जिनके पर्सनल इंटरेस्ट, पूरी शरीफ फैमिली की असेट्स वहाँ है, जरदारी की जो है भुट्टो फैमिली, उनकी असेट्स वहाँ है। वो जनरलों को लेकर आया गया, जिन जनरल्स के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जिनकी पूरी की पूरी अपनी जो एक उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके साथ जुड़ा हुआ है, और इसको आसिम मुनीर को एक प्लान के अंतर्गत इंस्टॉल किया गया यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज थी, उन्होंने चाइना को वहां से निकालना था। अब यूएसए ने कहा कि ग्वादर से निकालो इनको, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम तो अभी, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या करें, तो हम आपको एक पसनी पोर्ट दे देते हैं। ठीक है, ग्वादर से कुछ किलोमीटर आगे एक पसनी करके जगह है, ये उन्होंने यूएसए को दे दी। अब इन्होंने कहा कि आप ऊपर से देखिए जी, वो आसिम मुनीर कितनी, मतलब एक मजाकिया, एक कार्टून लग रहा था कि आर्मी का जनरल जिसको फील्ड मार्शल बना दिया गया हो, वो एक सेल्समैन की तरह एक ट्रे लेके जाता है ट्रंप के पास में और जाके दिखाता है, देखो जी ये मिनरल हम आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन वो हमने उस वक्त भी, मेरी तो कई वीडियो बन गए थे, मैंने कहा था मैं ये ड्रामा चल रहा है पूरे का पूरा, इसमें यूएस को खुश करने के लिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग जो आजकल मेगा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो वाइट अमेरिकन, उनको भी है कि देखो जी हम अपने वहाँ पर अब बलूचिस्तान में कितना बड़ा जो है खजाना ढूंढ लिया। तो ये सारे ड्रामे थे, इनका कोई मतलब नहीं था, तो काम फेल हो गया, उससे कुछ नहीं होना। अब जो लेटेस्ट जब हकीकत है, मैं आपको बता दूं कुछ चीजें, कि ये आंदोलन जो है ये किसी भी प्रकार से पाकिस्तान इसको खत्म नहीं कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के DGISPR का, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी की, बहुत लंबी थी, 2-3 घंटे की, तो उसमें काफी समय उसने बलूचिस्तान पे भी लगाया। अब बलूचिस्तान पे वो इल्जाम, ऑब्वियस बात है, इल्जाम ही लगाएगा, थोड़े कहेंगे कि उनकी लोगों के साथ में हमने अन्याय किया है या उनकी डिमांड जो है नाजायज है। अपनी तरफ से तो उनका क्या कहना है, देखो जी कहते हैं कि कोई भी स्टेट को चलने के लिए उसमें राइट्स भी होती हैं, उधर ड्यूटीज भी होती हैं। ये बलोच लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटीज की बात नहीं करते। ये सारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस थी। उससे पहले पिछले साल 16 अप्रैल को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने की थी, वो जो इनका डायस्पोरा था एक्सपैट का, उनके सामने मुनीर भी बोला था ये क्या है जी, 1500 लोग थोड़े ही बलूचिस्तान को तोड़ देंगे यहाँ से। अब लेकिन उसका आप देखो जो उसने स्टेटमेंट दी, उसके बाद में कोई एक दिन ऐसा नहीं है जहाँ पर 10-20 पाकिस्तानी सोल्जर या फ्रंटियर फोर्स के लोगों को वहाँ पर मारा नहीं जाता। ठीक है, कोई उनका ये बकवास जो है ना, ये लोगों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने या बाकी लोगों ने इसको चीज़ को जो है वो एग्री नहीं हुए। अब वहां पर स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई। 11 अगस्त को वो अपना इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरी एक घटना और हो गई है, बड़ी मजे की बात हुई है, वो ये है कि जब पाकिस्तान के साथ में ये यूएस रिसेंट जो उनका एक नवा काम चला था ना, ये दोस्ती का, ईरान वॉर से पहले उन्होंने BLA और मजीद ब्रिगेड दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। किसने किया? यूएसए ने। ठीक है, अब आप पैराडॉक्स देखिए कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक UN रूल 1267 होता है। 1267 के अंतर्गत UNSC में उसके अंदर उसमें अल कायदा, ISIS जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी है। अब उसी रूल को रेफर करके चाइना और पाकिस्तान ने प्रपोजल रखा कि BLA को और मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो, जिसको मजे की बात है कि यूएसए ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने वीटो कर दिया। तो इससे क्या बात सामने आती है कि सारे देश जो हैं वो नहीं चाहते कि वहां पर जो फ्रीडम मूवमेंट है ये रुके।
ये आपको मैंने लेटेस्ट जो हुआ है वो बताया। अब इसके आगे की मैं आपको चीज बताता हूं कि मैं जहां तक पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटेजिक, जैसे मैंने बताया ना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, उसको स्टडी किया है, ये बिल्कुल भी पीसफुल तरीके से, या जिसको कहते हैं ना कि किसी वहां पर बलोच के कंधे पे हाथ रख करके बैठ करके बात करने का इनका डीएनए नहीं है, इनके नेचर में ही नहीं है। मिलिट्री हुकूमत है, और मिलिट्री हुकूमत है वो अपने आर्मी वाले तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को उठा लेना, उनको डराना धमकाना, औरतों को जो है उनकी बेहुरमती जो है वो करनी, ये सब काम उनका हो रहा है और ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होना। अब उसके आगे की बात है कि जो देखिए ये जो ईरान का भी एक एंगल है, आने वाले समय में जो ये पूरी एक जो इक्वेशंस बन रही है ना जी, ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज वर्सेस इजराइल वर्सेस यूएसए, ये सारी जो इक्वेशन है ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। इसमें जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, ये आप मेरी बात ध्यान में रखिए, पाकिस्तान की हरकतें इस वक्त जो चल रही हैं कि पहले तो एक तो सऊदी के साथ में इसने एक वो पैक्ट कर लिया डिफेंस स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो ईरान को पसंद नहीं है। दूसरा, अभी जो 13 नेशंस की इन्होंने एक मिनी नेटो बनाई है नेवल, पाकिस्तान उसका मेंबर बन गया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में ईरान जो कहता है ना, वो जैसे होता है कि वी आर नॉट प्लीज्ड, आप उनके साथ में जाओगे तो हम कुछ नहीं है। तो बलूचिस्तान का काफी बड़ा बलोच एथनिसिटी जो ईरान में भी है, जो सीस्तान प्रोविंस है वहां भी है इनके लोग। तो उन्होंने अभी एक बात जो लग रही है कि अभी ये सारी गेम में वो भी आ जाएंगे ईरान वाले, और सबसे बड़ा खिलाड़ी जो इस गेम में इस वक्त है, सबसे बड़ा बाहर के मुल्कों में, वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्यों इसमें खिलाड़ी है, एक तो बात स्पष्ट है, मैं आपको बता दिया, जो अमेरिका हथियार वहां छोड़ गया था वो पूरे बलूचों को दे दिए उन्होंने। दूसरा क्या है कि दोनों ट्राइबल कल्चर है, अफगान भी बलूच भी, हिस्टोरिकली इनकी आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती रही है अफगानों की बलूचों की। और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन में 30-35% पश्तून भी हैं, ठीक है। और इसके आगे सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इनको मिलेगा अफगानिस्तान को, अगर बलूचिस्तान फ्री हो जाता है, तो यह है कि अफगानिस्तान है लैंडलॉक्ड। आज पाकिस्तान उसको ब्लैकमेल करता रहता है, क्योंकि कुछ भी बाहर से आना है तो वो उनको वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान आता है, या उन्होंने कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करनी है, यहाँ से करनी है। तो पाकिस्तान का दबदबा खत्म करने के लिए वो ये चाहते हैं, पाकिस्तान जब मैं कहता हूँ तो पंजाबी डोमिनेटेड उनका जो रिजीम है, वो ये चाहते हैं अफगान कि ये तो बलूच तो अपने ही लोग हैं, तो ये अगर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो बलूचिस्तान के थ्रू हमको जो ग्वादर का रसाई मिलेगी, तो उनका, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर एनालिस्ट है जो इसको सारी बात को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मयार पे देखेगा, वो कहेगा कि कुछ सालों में अगर ये हो जाता है तो अफगानिस्तान तो डेवलप नेशन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मिनरल रिच बलूचिस्तान है उसी तरह से मिनरल रिच अफगानिस्तान भी है। और सेंट्रल एशिया जहां पर गैस टोटल अनटैप्ड है, क्योंकि उनका जो रिसोर्सेज है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जा नहीं सकती। तो सेंट्रल एशिया, ये जो कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिजिया, इनके रिसोर्सेज ये आएंगे पाइपलाइंस के थ्रू अफगानिस्तान से, और बलूचिस्तान से होकर के ग्वादर से आगे दुनिया में ये लोग दे सकते हैं। तो इसमें जो विन विन सिचुएशन है अफगानों की, पश्तूनों की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी हम अगला शो करेंगे इनके ऊपर, केपी के खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें ये बात हम कवर करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सबसे बड़ा रेजिस्टेंट फ्रंट है, जिसको ये पाकिस्तान वाले कहते हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, ठीक है, उसको ये फितना उल ख्वारिज का इन्होंने नाम दिया हुआ है, क्योंकि अरेबिक में ऐसा है कि ख्वारिज वो हैं कि जो हैं तो मुसलमान, लेकिन वो जो इनका मेन कॉज होता है इस्लाम का, उससे भटक करके कुछ काम करते हैं, तो इन्होंने उनको फितना उल ख्वारिज का नाम दे दिया। अब वो जो काम कर रहे हैं आज बलोचों के साथ में, जब तक ये नहीं मिले हुए थे पश्तून, तो ये मूवमेंट इतनी कामयाब नहीं थी। आज जब पूरी तरह से इन्होंने अपना वेट इनके पीछे डाल दिया है, तो ये मूवमेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो जो टेक वे है, इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं,
तो टेक अवे सबसे पहले तो यह है कि चाइना को रोकने के लिए सारी जो जितने भी लोग हैं जिनको चाइना चैलेंज कर रहा है वो सारे उसमें, अभी मैं बात करूंगा इंक्लूडिंग इंडिया, हमारा रोल बहुत बड़ा है वहाँ पर। वो लोग हमारी तरफ बार बार देखते हैं और शायद कल को जब ऐसी स्थिति बन गई कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, शायद भारत पहला देश होगा जो उसको मान्यता देगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात। देखो खन्ना साहब, आपने बड़े अच्छे से सारी बातें समझाई। आपने जैसे कहा कि देखिए, जहां तक आप इनकी बात करते हैं रशियन रिपब्लिक कंट्री की सारी कंट्रीज इस टाइम पे लैंड लॉक्ड है और इनके अंदर ऑयल गैस सब कुछ भी है। इवन आपका तुर्कमेनिस्तान कहता था कि हम अपना तापी बनाना चाहते हैं या अपनी जो ऑयल देना चाहते हैं, गैस देना चाहते हैं तुर्कमेनिस्तान से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, लेकिन वो नहीं सका क्योंकि पाकिस्तान के बीच में अटक ही जाता, कुछ नहीं करता। लेकिन एक बात और भी है कि अगर इनको एक्सेस मिलता है इन कंट्रीज को, अभी वो ईरान के पोर्ट को, चाबार पोर्ट को यूज ना चाहते थे, लेकिन अगर गवादर पोर्ट उनके कंट्रोल में आता है तो ये उसको यूज करेंगे। इससे क्या है कि रशिया भी नहीं चाहता कि चाइना इनको एक्सप्लॉइट करे, चाइना अभी तक इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है और रशिया इस इशू के ऊपर चाइना के खिलाफ है। दूसरी बात ये भी है कि इससे इंडिया को भी फायदा है क्योंकि इंडिया भी चाहता था कि भाई यहाँ से ऑयल और गैस आए, हमारे क्लोज आएगी। तो बेसिकली क्या है कि अगर गवादर पोर्ट पे या बलूचिस्तान पे इंडिपेंडेंट होता है तो चाइना का सीपीसी बर्बाद हो जाएगा, $66 बिलियन जो चाइना ने खर्चे थे वो बर्बाद हो जाएंगे और एक पाकिस्तान का जो एक रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे। और देखिए वैसे भी यूएस ने क्या किया, यूएस ने जो आपके कंट्रीज में जैसे ईरान पे अटैक किया, उसका पर्पस था कि ईरान को चाइना ऑयल ना ले पाए, उसका सस्ता ऑयल मिलता था। इसी तरीके से उन्होंने जो साउथ अमेरिकन कंट्री थी जहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के लेके थे, वो भी पर्पस था कि चाइना उनको ऑयल था। तो बेसिकली क्या है कि नेचुरली आपकी बात एग्री करता हूँ कि यूएस का भी प्लान होगा, हिडन एजेंडा होगा कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो और वो चाइना को ब्लॉक कर सके, चाइना को कंट्रोल कर सके। और इंडिया भी यही चाहता है कि जैसे अभी आपको याद होगा कि चाइना ने धमकी दी थी हमको कि अगर तुम पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो तुम्हारा पानी रोक देंगे। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा तेल रोक देंगे, यानी कि जो मरक्का स्टेट से ऑयल जाता है उसको रोक देंगे। लेकिन ठीक बात है कि हमने पहला जो प्रोग्राम किया था वो किया था पीओके के ऊपर और दूसरा हमने किया बलूचिस्तान पे। नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पे, फिर सिंध पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।